नाउ सेकंड चैप्टर है, सेकंड टॉपिक है हमारा ओलिगोपोली या गेम थ्योरी जिसको हम कहते हैं। और ओलिगोपोली जो है हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं, प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस कंपटीशन, इनके अंदर आता है। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेनी परचेसेज दैट इन्वॉल्व मेक एट द रिटेल लेवल आर प्रोड्यूस इन मार्केट दैट आर नाइदर perfectly competitive monopolies or monopolically competitive. Rather, they are oligopolies. Oligopoly arise when a small number of large firms have all or most of the sales in an industry. Means के मोनोपोलिस को जो कहा जाता है कि वो सिंगल इंडिविजुअल फर्म होती है, या हम प्योर कॉम्पिटिटिव में चले जाएं तो वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ फर्म्स होती हैं। तो ये जो ओलिगोपोली है ना, वो वन के ऊपर लाई करती है ना हंड्रेड के ऊपर लाई करती है। ये सिंगली जो है सेंटर में लाई करती है। और ओलिगोपोलिस फर्म्स आर लाइक कैट्स इन अ बैग। मीन्स कि आप आसानी से इनको जो है काउंट कर सकते हैं। दे कैन आइदर स्क्रैच ईच अदर टू पीसेस और cuddles up and get comfortable with one another। और ये आपस में जो है वो एक बॉन्डिंग बना के भी चल सकते हैं। जैसे कि ओलिगोपोलिस जो है वो हमारे टेलीनॉर कंपनीज हो गई, जैज, और ये सब जो है एक उन्होंने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, और वो कोई प्राइस सेट करेंगे तो उसी पे चलेंगे। या कोई भी बंदा अगर प्राइस को कम कर देता है तो उसका उसको दूसरे से क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये पूरा जो एक कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, ओलिगोपोली एग्जिस्ट क्यों करती है? कॉम्बिनेशन ऑफ द बैरियर्स टू एंट्री दैट द create monopolies and the product differentiation that characterize monopolistic competition. For example, when a government grants a patent for an invention of one firm, it may create a monopoly। मीन्स कि अगर कोई गवर्नमेंट कहती है कि कोई एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो सिर्फ एक ही इन्वेंशन या एक ही प्रोडक्ट को बनाए, तो वो मोनोपोली हो जाता है। व्हेन द गवर्नमेंट ग्रांट पेटेंट टू, फॉर एग्जांपल, थ्री डिफरेंट pharmaceutical companies that each has its own drug for reducing high blood pressure, तो ये तीनों जो है ओलिगोपोली में आएंगी। मीन्स उनका फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन क्या है कि वो अपने लेवल से अपनी प्राइस के ऊपर वो चीज बेच रहे होंगे। Similarly, a national monopoly will rise when the quantity demand in the market is only large enough for a single firm to operate at the minimum of the long-run average cost curve. In such a setting, the market has room for only one firm, because no smaller firm can operate at a low enough average cost to compete, and no longer firm could sell what it produced given the quantity demand in the market। तो मोनोपोलिस जो होते हैं वो सीधी सी चीज़ें आते हैं कि मीन्स के वो एक मार्केट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हैं। वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में किसी के पास नहीं है। जो वो प्राइस सेट करेंगे उस पे कंज्यूमर को बाय करना पड़ेगा। अब उनकी प्राइस जो है वो एज पर उनके फिक्स कॉस्ट के हिसाब से होती है। मीन्स कि वो प्राइस को इतना नहीं रख सकते कि वो जो है यूनिक पर्सन जो है उसको परचेज कर सके। लाइक एप्पल अगर अपनी प्रोडक्ट को जो है मैक्सिमाइज प्रॉफिट के ऊपर ले जाए तो वो क्या करेगा, उसकी सेल कम हो जाएगी। तो हमेशा मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं कि अपनी एक प्राइस सेट कर देते हैं। मीन्स कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना बड़ा भी हो, लेकिन इतना कि तमाम लोगों के इख्तियार में आ सके। Quantity demand in the market may also be 2 or 3 times the quantity need to the producer। क्वांटिटी डिमांड जो है वो किसी की भी चीज़ की कोई भी कंपनी है वो मार्केट की डिमांड को अगर पूरा नहीं करती तो वो मोनोपोली से निकल जाती है, ओलिगोपोली में आ जाती है। और एक से दो कंपनियां या दो से तीन कंपनियां मर्ज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, बोइंग एयरबस, ठीक है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट में जब यूज़ होते थे, और एयरक्राफ्ट यूज़ होते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसमें जो है प्योर कंपटीशन आया।
बहुत सारी कंपनियां जो है, हर मुल्क की अपनी कंपनी होती है और प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी भी होती है। तो जितनी भी कंपनीज थी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है पैसेंजर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब उनकी जो कंपटीशन है वो क्या है, प्योर कंपटीशन है। आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि दुनिया के अंदर कितनी एयरलाइंस हैं जो काम कर रही हैं। लेकिन क्या हुआ, उस तमाम एयरलाइंस से अगर मोनोपोलिस को निकाला जाए तो एयरबस या बोइंग एयरबस जो है वो एक ही एयरलाइन है जो ये अभी तक जहाज चला रही है। ठीक है, और ये जो है बहुत कम कंट्रीज जो है वो बोइंग एयरबस को यूज़ कर रही है। नॉर्मली ज़्यादातर जेट यूज़ हो रहे होते हैं या दूसरे जहाज यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनका एक अपना रेट है, वो अपनी मोनोपोलिस फॉर्म में चलते हैं। अच्छा, और ओलिगोपोली थ्योरी के अंदर अगर आ जाएं तो हमारे पास सिंपली जो है प्रिजनर डिलीमा आता है। प्रिजनर डिलीमा क्या है? ये हमें इंट्रोड्यूस कराया था जॉन नैश ने, और नैश इक्विलिब्रियम भी इसको कहते हैं। इन्होंने सिंपली जो है दो प्रिजनर्स को रखा था, और उन दो प्रिजनर्स को जो है उनकी दो विशेस दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, दो प्रिजनर्स हैं और उन दोनों ने क्राइम कंडक्ट किया है। ठीक है, और उन दोनों को उन्होंने दो सेपरेट सेल्स में रखा है, उन दोनों से मुलाकात नहीं की। अब उन दोनों को दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो वो अपना क्राइम को कन्फेस कर दें या फिर डिनाई कर दें। अब दोनों प्रिजनर्स अपने अलग अलग दिमाग में क्या सोच रहे हैं कि अगर प्रिजनर ए कन्फेस करता है और प्रिजनर बी भी कन्फेस करता है, तो इट मीन्स कि अगर प्रिजनर ए कन्फेस करे और प्रिजनर बी भी कन्फेस करे तो दोनों को 6 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन अगर प्रिजनर ए कन्फेस करता है और प्रिजनर बी डिनाई कर जाता है तो इट मीन्स के प्रिजनर बी को 10 साल की कैद होगी और प्रिजनर ए जो है वो फ्री हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड ऑप्शन पे जाएं जहां पर प्रिजनर ए जो है वो डिनाई करेगा और प्रिजनर बी कन्फेस करेगा, तो अगर बी कन्फेस करता है और प्रिजनर ए डिनाई करता है तो बी फ्री हो जाता है। और इसी तरह अगर दोनों डिनाई कर जाते हैं, प्रिजनर ए भी और प्रिजनर बी भी, तो दोनों को 3-3 साल की सजा होती है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या चीज़ है कि प्रिजनर ए और प्रिजनर बी जो है उन दोनों के दरमियान एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कह सकते, एक ऐसी सोच पैदा होती है कि अगर इन केस मैं कन्फेस कर लेता हूँ और बी डिनाई करता है तो मुझे लॉस होगा, मुझे फायदा हो जाएगा, और बी को जो है 10 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कन्फेस करता हूँ और बी भी कन्फेस करता है तो हम दोनों को 6-6 साल सजा होगी। लेकिन अगर मैं डिनाई कर जाता हूँ और बी कन्फेस कर जाता है तो मुझे 10 साल कैद के लिए जाना पड़ेगा और बी जो है फ्री हो जाएगा। तो क्यों ना मैं डिनाई करूँ और बी भी डिनाई करे। तो जो लाई करने वाली चीज है इसके अंदर के यहाँ पर जैसे हमें पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, द प्रिजनर डिलेमा इज अ सिनेरियो इन विच द गेन्स फ्रॉम कॉर्पोरेशन आर लार्जर देन द रिवॉर्ड फ्रॉम द pursuing self-interest. Two co-conspirational criminals are arrested. When they are taken to the police station, they refuse to say anything and are put in the separate interrogation room. Eventually, a police officer enters the room where prisoner A is being held and says, "You know what? Your partner in the other room is confessing, so your partner is going to get a light prison sentence of just 1 year." Uh, you know that your partner in the other room is confessing, so your partner is going to get free, and because you are remaining silent, the judge is going to stick you with 10 years in prison. Why don't you get smart? If you confess too, we will cut your jail time down to 6 years, and your partner will get 6 years also. Over in the next room, another police officer is giving exactly the same speech to the prisoner B. What the police officer do not say is that if both prisoners remain silent, the evidence against them is not especially strong, and the prisoner will end up only 3 years in jail. It means के हमारे पास ये फोर्थ जो बॉक्स है
ये सुटेबल है प्रिजनर ए और बी दोनों के लिए। अगर दोनों डिनाई करते हैं तो उनको 3-3 साल की सजा होगी, क्योंकि एविडेंस जो है उनके खिलाफ नहीं जा रहा है, एविडेंस उनके अगेंस्ट में नहीं है, जिसकी वजह से उनको सजा जो है कम होगी। अगर दोनों कन्फेस करते हैं तो दोनों को 6-6 साल जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर सी बात है कन्फेस कर दिया। और अगर कोई एक डिनाई करता है और एक कन्फेस करता है, तो प्रिजनर ए जो है, अगर प्रिजनर ए कन्फेस करता है और प्रिजनर बी डिनाई करता है, तो प्रिजनर ए फ्री हो जाएगा, प्रिजनर बी जो है उसको 10 साल की सजा हो जाएगी। इसी तरह प्रिजनर ए जो है वो अगर डिनाई करता है और प्रिजनर बी कन्फेस करता है, तो प्रिजनर बी जो है वो फ्री हो जाएगा। तो इट मीन्स के प्रिजनर डिलेमा जो है वो दो प्रिजनर्स के लिए वो सिंपल सा ये है कि अगर वो कोई प्रोसेस करते हैं या वो कोई क्राइम कंडक्ट करते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो डिनाई के ऊपर रहें, ताकि उनकी जो सज़ा है या उनके जो वर्किंग है वो दोनों की बराबर हो। The game theory situation facing the two prisoners to understand the dilemma. First, consider the choice from prisoner A point of view. If A believes that B will confess, then A ought to confess too, so as to not get stuck with the 6 years in prison.